रजा फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित आज कविता में आप सबका स्वागत है। आज कविता का यह 40वां अंक है। तो अशोक जी के शब्दों में बोलूं तो अब हमारी आज कविता जो है वो सयानी हो गई है। युवा के बाद उन्होंने एक नया टर्म दिया है, सयानी हो गई है। तो आज कविता की विशेषता है कि यहाँ देश के अलग अलग भागों से कवि, हमारे समय के बेहतरीन कवि आज की आवाज़ जमा होते हैं। और आज भी आप देखिएगा कि कितनी विविधता है भोपाल, इंदौर, इलाहाबाद और दिल्ली। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी आमंत्रित कवियों को, सुधी कवियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नीलेश रघुवंशी जी, जावेद आलम खान, संध्या नबोदिता और उत्पल बैनर्जी। ऑड्रे लॉर्ड ने कविता के बारे में कहा था, जिससे मैं बहुत मुतमईन रहती हूँ, कि कविता विलासिता नहीं है। कविता उस गुणवत्तापूर्ण प्रकाश का निर्माण करती है जिसके आलोक में हम अपने अस्तित्व को और परिवर्तन को सोचते हैं, समझते हैं, गढ़ते हैं, अपने अस्तित्व को गढ़ते हैं और एक परिवर्तन का स्वप्न देखते हैं। लेकिन ऐसे मंचों की भी बहुत ज़रूरत है जो उस गुणवत्तापूर्ण प्रकाश को संजोएं, समाएं और उनको एक हमारे सामने लाकर खड़ा करें। और आज कविता वह काम बहुत ही सफलतापूर्वक कर रही है। और अब आज जैसे आप देख रहे हैं कि इसका 40वां अंक है और हमारे समय के सशक्त आवाज़ आज के समय को आपके सामने लाते हैं। तो सबसे पहले जिस कवि को मैं आज आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए बुला रही हूँ, वो दिल्ली के कवि हैं, शिक्षा विभाग में हिंदी के अध्यापक हैं और जितनी दमदार इनकी आवाज़ है उतनी ही दमदार तरीके से ये कविता में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपनी धमक इनकी सुनाई दे रही है। ये जलालाबाद, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था और इनका एक कविता संग्रह आ चुका है, स्याह वक्त की इबारतें। हमारे समय की सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और मंचों पे इनका प्रतिनिधित्व है। जावेद आलम खान। बहुत शुक्रिया रश्मि जी। साथियों, सभी का स्वागत। कविता शुरू करता हूं। रश्मि जी, समय 15 मिनट है या 20 मिनट? जी, 15 से 20 मिनट। उस दौरान खत्म कर सकता हूं। थैंक यू। पहली कविता, वो जो मैं हूं। किसी वीरान खंडहर का धन हूं, किसी जन्मांध का काला स्वप्न हूं, आजादी के लिए छटपटाती इच्छाओं का कोष्ठक हूं, मैं खुद ही अपनी उमंगों पर लगा पूर्ण विराम हूं। वो कवि हूं जो अपनी कविताओं का भ्रूण हत्यारा है, वो योद्धा हूं जो बिना लड़े हारा है, चालक रहित जहाज जो बेकिनारा है, वो तारा जो खुद किस्मत का मारा है, बहती नदी जिसका सारा पानी खारा है, इष्ट की चाह में प्राप्य का हंता हूं, मेरी आंखों पर चढ़ा है मेरा अदृष्ट, मेरी चेतना निर्वात में बदल चुकी है, एक उम्र थी जो गल चुकी है। दुनिया से घबराकर जब भी अपने में लौटता हूं, खुद को किसी अंधकूप में पाता हूं, शिखंडी की नींद में जागता हूं, गांधारी के जाग में सो जाता हूं, बाहर से धृतराष्ट्र, भीतर से अश्वत्थामा हो जाता हूं। अगली कविता, शीर्षक इसका है हिसाब। और अभी बताया था रश्मि जी ने कि मेरा जन्म स्थान जलालाबाद है। कविता, सठियाने की सीमा तक नौकरी करूंगा, फिर रिटायर होकर लौट जाऊंगा अपने देश। मेरे जलालाबाद मुझे याद रखना, पुराना हिसाब है, लौटूंगा जरूर तुम्हारी मिट्टी तुम्हें सौंप देने के लिए।
पुराना हिसाब है, लौटूंगा जरूर तुम्हारी मिट्टी तुम्हें सौंप देने के लिए, और तुम मुझे सौंप देना मेरी काया भर जमीन। अगली, जीव हत्या। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए जीव हत्या से पाप लगता है कहकर मेढक का पेट चीरने से इनकार किया था, वही लड़का दंगाइयों की भीड़ में सबसे आगे था। क्या बात है, क्या बात है। अगली, विमर्शों के कवि। सजे हुए प्रतिरोध की जगमगाती छवि हैं, वे विमर्शों के कवि हैं। वाह, वाह। समस्याएं उनकी लेखनी का आहार हैं। उन्हें स्त्रियों, दलितों, अल्पसंख्यकों से प्यार है। जब भी स्त्री खाना पकाती है, कपड़े धोती है, उनकी लेखनी आटा धांसुर होती है। उन्हें बहुत प्यार है पीड़ित समुदायों से, मगर इस समुदाय के कवि उन्हें पसंद नहीं। बिन बुलाए इस मैदान में आ जाते हैं, कमबख्त उनके हिस्से का चारा खा जाते हैं। अगली, फासिस्ट। जिसने मुसोलिनी को गोलियां मारी, जिस भीड़ ने लाश को चौराहे पर उल्टा लटकाया, गले के गोडाउन से बलगम खींचकर जिस आदमी ने घृणा से उसकी लाश पर थूका, जिस औरत ने स्कर्ट उठाकर मुंह पर मूता, वे सब के सब जो गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे, फांसीवाद मुर्दाबाद, दरअसल फासिज्म से बदला लेने के लिए खुद भी फासिस्ट हो चुके थे। अगली, मैं शीर्षक इसका दिया मैंने। न तो रूप का लावण्य है, न देह का ताप, न मन का विस्तार है, न चेतना का बहाव। इन्हें तो काव्य मर्यादा का दोष भी नहीं लगता। इच्छाएं भरत मुनि की नटी ठहरी, जिन्होंने भाषा के बर्ताव से मुक्त होकर भंगिमाओं में व्यक्त होना चुना, और हर बार अपने ही हाथों चली गई। पैर फैलाने की जुगत में नए आयाम ढूंढती, त्रासदियां चाहती रही स्वप्नों के साथ, सतृष्ण सलज्ज सहज अभिसार, और स्वप्न फूलों की तलाश में भागते रहे। हर मसले में मसाला ढूंढने की लोलुपता संकुचन और प्रसार को जीवन का सार समझती रही, और जीवन आलते के पानी सा बह गया। अपनी ही प्रेत छाया से शापित देह किसी ठूंठ की तरह अपनी ही धुरी पर खड़ी है, अग्निधर्मा गंध की आस में। अरे तुम्हारे हम के चक्कर में ससुर मेरा मैं भी गया। अनागरिकता। अगली कविता। दुनिया के संविधान में अनागरिकों की एक लिखित नियमावली तो होनी चाहिए, अनुपयोगिता की भी होनी चाहिए एक संहिता। फलसफों से बाहर लिखी जानी चाहिए, बरहना जिस्म पर ताज सी सजी लामकां हो जाने की अनकही पीड़ा। तुम्हारा शगल है तो छीन लो हमारी नागरिकता, लेकिन तहजीब में रची बसी और हमारे रोम रोम से फूटती भाषा से कैसे छीनोगे उसका हिंदुस्तानी तारुफ? कैसे छीनोगे हमारी नस्ल जो तुम्हारी भी नस्ल है? अगरचे हमारी पहचान को दफन करना तुम्हारी सनक है, तो आओ हमारी देह के साथ अपनी सनक को भी दफन कर दो। लेकिन मिट्टी को मिट्टी से अलग कैसे करोगे सरकार? बेइंतहा चाबुक बरसाओ हमारे ईमान पर और गर्व से फूल जाओ। लहूलुहान कर दो समूचे वजीर को और अट्टहास करो। कुर्क कर दो हमारी संपत्तियां और जश्न मनाओ। हत्याओं की कारीगरी को राष्ट्र व्यवसाय घोषित करो और गूंगे पुरोहितों से राज तिलक करवाओ। बलात्कारियों का स्तुतिगान करो और राष्ट्रीय कवि कहलाओ। भरोसे को छलनी करो और साम दाम दंड भेद पर मुबाहिसे चलवाओ। चीखे कान पकड़ ले तो संगीत सुनो। पेट चीर कर निकाले गए मुर्दा चेहरे दिखाई दे तो ऑपरेशन वाले डॉक्टर से फीलिंग लेते हुए स्कॉच का घूंट भरो। दयालु दिखने के लिए बगीचे में बैठकर मोर को दाना खिलाओ।
खुरेजी से उकता जाओ तो रेडियो पर प्यार भरे नगमे सुनो, लेकिन किसी धोखा खाई सर्द रात में बड़े से घर में निचाट अकेले पड़े पड़े हजार कांटों की एक साथ चुभन से कराह उठे बीमार आत्मा और कुछ समझ न आए। आंखें बंद करने पर दिखाई दे दंभ का बुलडोजर, तिनका तिनका होकर उड़ता हुआ कोई घर। तब नींद के लिए कौन सी दवा लीजिएगा सरकार, तिनकों को चुभने से कैसे रोकिएगा सरकार। ये हालिया कविताएं हैं, समालोचन में कुछ दिन पहले आई थी, तो ताज़ा तरीन यही है फिलहाल। शीर्षक इसका तेज गेंदबाज की कविताएं हैं और इसे उप शीर्षकों में बांट दिया था मैंने। तो तेज गेंदबाज की मनोस्थिति क्रिकेट से रिलेटेड है। पहला इसका जो उप शीर्षक वो अभ्यास है, उसकी कुछ कविताएं पढ़ा। अभ्यास 1। क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते होंगे। फेफड़ों को ऑक्सीजन की प्यास लगेगी, हलक को पानी की। सांस की सीढ़ियां जैसे जैसे चढ़ेंगी, उत्साह उतरता जाएगा। बैठने लगेगा दिल, झड़ता जाएगा साहस, बिखरने लगेगी उम्मीद। लेकिन एक ख्वाब उसे समेट लेगा, वो फिर उठेगा, दौड़ेगा, गेंद फेंकेगा। अभ्यास 2। इसी नेट में उलझकर रह गया हूं, धूप मुझे सुखा देना चाहती है। मेरे दौड़ने से बेरुखी हो गई है मैदान की धूप, धरती की सहनशीलता घटती जाती है। ये तीखा प्रकाश मुझे निगल जाना चाहता है। कोई तो आए और जोर से चिल्ला दे, मैं गेंद फेंकने से नहीं थका, अकेले दौड़ने से उब गया हूं, मैदान के सन्नाटे में डूब गया हूं। अभ्यास 3। प्रदर्शन के अनुपात में उभर आई हैं चेहरे की हड्डियां, गालों के गड्ढों में गुम हो गई है सुंदरता। आंखों के ठीक नीचे रतजगों के दस्तखत हैं। उत्तेजना को साध लिया है कदम साधते साधते। उसकी आंखों के हरे हरे मैदान में रोज एक लड़की तितली पकड़ने आती है, हाँफते कानों में चुपके से कह जाती है, दौड़ते रहो, तुम्हारी दौड़ बहुत सुंदर है। अभ्यास 4। मेरी कायरता निचोड़ दो पसीने के साथ, कंधों में संचित कर दो समस्त ऊर्जा, यॉर्कर को बना दो अपनी किरणों सा पैना। ओ सूरज मेरे सर पर नहीं, मेरी आंखों में चमको, मेरे सीने में तपो, मेरी रफ्तार में चलो। अगला उपशीर्षक गेंद है, तो सारी तेज गेंदबाजी से रिलेटेड है। गेंद सुनिएगा। विकेट चूमने की ख्वाहिश से भरी गेंद जानती है, विकेट चूमने की ख्वाहिश से भरी गेंद जानती है, क्रीज के दरवाजे पर बल्ला उसे पीटने के लिए खड़ा है, मगर गेंद का संकल्प उससे भी बड़ा है। 2। जो सीधी राह पर चली बड़ी आसानी से ट्रैक हो गई, खेलने वाले जानते होंगे। जो सीधी राह पर चली बड़ी आसानी से ट्रैक हो गई, जो बल्ले से डरकर दूर भागी वो किसी गिनती में नहीं आई और दे गई मुफ्त के रन। कामयाब वही हुई जो विचलन से नहीं डरी और चूमते हुए निकल गई बल्ले का गाल। गेंद 3। गेंदबाज झूम रहा है, गेंद उदास पड़ी है। जिसने बल्लेबाज को बीट करने की अतिरिक्त तेजी में स्टंप को ही तोड़ दिया है। अगला उपशीर्षक है आत्मालाप। 1। प्रतिक्रियाएं विलंबित है, गति सुस्त, पलस्तर उखड़ने लगा है। हर शॉट के साथ टूट जाती है उत्साह की एक हड्डी। नियंत्रण में रहने से इनकार कर रही है गेंद। स्मृतियों के सहारे बटोरता हूं आत्मविश्वास कि सामने पड़ा छक्का स्वाभिमान के गाल पर थप्पड़ की तरह गूंजता है। ये बढ़ती उम्र मुझसे मेरी स्मृतियां भी छीन लेगी। आत्मालाप 2। कैच मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। हवा में उठी गेंद पिछले छक्के की याद दिलाएगी। पग बाधा केवल दिलासा भर होगा, कॉट बिहाइंड चालबाजी का एहसास कराएगा। इस सीधी लड़ाई में
बोल्ड करके ही होगा मेरे आहत मन का शमन। आत्मालाप 3। तेजी थम चुकी है, गुम चुकी है उष्णता, चमक उड़ गई है, गेंदें उधड़ गई बारी बारी, खिलाड़ी चले गए एक एक करके, यहाँ जो खेल रही हैं परछाइयां हैं। आत्मालाप 4। गेंद की आक्रामकता के सामने बल्ले का प्रतिरोध, बल्ले की हिंसा के बीच गेंद की बचकर निकल जाने की प्रतिबद्धता। जिन्होंने खेल में भी सीखा प्रतिकार, वे कैसे हो सकते हैं सत्ता के हमवार। आत्मालाप 5। बहादुरी का अर्थ उन खिलाड़ियों से पूछो, बहादुरी का अर्थ उन खिलाड़ियों से पूछो जो खुद को हराने वालों को बधाई देने का कलेजा रखते हैं। अब ये उपशीर्षक इसका है विकेट थर्ड मैन। एक विकेट कीपर होता है ना, गेंद पकड़ता है, उसके पीछे जो खिलाड़ी लगाया जाता है उसे थर्ड मैन कहते हैं। और बता दूं कि जितने भी नौसिखिए होते हैं वो सब पहले थर्ड मैन पे खड़े करे जाते हैं कि बेटा गेंद उठा के लाओ जी। लेकिन वो खड़ा होता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है उसकी, तो थर्ड मैन करता है। सीमर, सीमर मतलब वही तेज गेंदबाज जो सीम से गेंद डाले। सीमर का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है? वो जो स्टंप के पीछे गेंद पकड़ता है या वो जो उसके भी पीछे चौके बचाता है। फील्ड पर थर्ड मैन उसका प्रचार है, पर वो धूमिल का तीसरा आदमी नहीं है, डबराल का संगतकार है। ये अंतिम उपशीर्षक मैदान पर। मैदान पर 1 सब तेज गेंदबाज से रिलेटेड है। अब मैदान पर तेज गेंदबाज, उसे लगता है पृथ्वी उसकी मुट्ठी में है, उसे लगता है पृथ्वी उसकी मुट्ठी में है, वो एक गेंद को लेकर दौड़ रहा है। मैदान पर 2 गेंदबाज जानता है इस रंगमंच पर भी भय का उद्दीपन चेहरे की भंगिमाओं से होता है। स्पीड तो महज आंकड़ों का खेल है। मैदान पर 4 किसी किताब में नहीं मिलता गेंद को लेंथ पर डालने का कोई निश्चित पूर्वानुमान। वो बल्लेबाज की आंखें हैं जिनमें झांक कर ढूंढ लेता है गेंदबाज गेंद का स्पॉट। मैदान पर 6 दिल ना मिलना, हाथ मिलाना, भीतर तकरार, बाहर प्यार, जलन, हसद, प्रतिस्पर्धा, समर्थन, दुनिया क्रिकेट का मैदान ही तो है। मैदान पर 7 ये सीरीज की आखिरी कविता है। किरदार अपनी उम्र जी चुके हैं, सभी भूमिकाएं अब समाप्त हुई। नेपथ्य में गूंजेगी आवाज, मैं उठूंगा और अपनी गेंद लेकर मैदान से चला जाऊंगा। अगली कविता है ये, प्रिय क्या उपहार दूं, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास सिवाय पिघली हुई सांसों के और शहद तले अल्फाजों के। देने को दे सकता हूं तुम्हें अपनी आत्मा की स्याही के इससे विरह गीत तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन जानता हूं शब्दों की फंदेबाजी से उबका जाती हो तुम। सोचता हूं एक चुम्बन दे दूं चिबुक से थोड़ा ऊपर जहां अधरों की सीमा शुरू होती है, पर प्यार करने का ये बासी तरीका ठहरा। और कुछ नहीं तो बूंदाबांदी के बीच हाथ पकड़कर लॉन में टहलते हुए उड़ते हुए बादलों के बदलते हुए रंगों पर तो बात की ही जानी चाहिए, लेकिन जब दुनिया में इतने रंग बिखरे हों तो मौसमों की बदमिजाजी में तुम्हारे लिए जेरे बहस कोई बात भी नहीं दिखती। प्रिय क्या उपहार दूं, प्रिय क्या उपहार दूं, इस पुरानी काया में कुछ भी तो नया नहीं मेरे पास।
अनसुनी आवाजें, अनसुनी कर दी गई आवाजें आखिर कहाँ जाती हैं? क्या पराजित योद्धाओं की निराशा में छिपकर महासागर की अनंत यात्रा पर निकल जाती हैं, या वर्षा रात्रि में तम समाधि धारण कर लेती हैं, या मकतूल शहर की चीत्कार में गुम हो जाती हैं, या समा जाती हैं गिरजे के घंटे की गूंज में, या महाभिक्षु के पदचाप की सहायक बन अहिंसा के उपदेशों में दौड़ लगाती हैं, या पीछा करती हैं अंतरिक्ष में भटक रही अपनी सगोत्र ध्वनियों का। वे बन सकती थी बाल मन की मासूम शिकायतें, वे लिख सकती थी माननीय नायिका के उलाहने में, घाटियों से टकराकर लौट सकती थी कंदुक की तरह, संगतकार की सम पर नर्तकी के घुंघरुओं में उतर सकती थी, कास कपास के कंपन में शामिल हो सकती थी, ईमानी के आलिंगन में पिघल सकती थी। पर क्या सुने जाने के लिए इतना काफी था? नहीं, यकीनन नहीं। इसीलिए, बस इसीलिए उन्हें पहन लेना चाहिए था इनकलाब का ज़िरह बख्तर। उन्हें बदल जाना चाहिए कान फोड़ू संगीत को चीर देने वाली चीख में। उन्हें उठना चाहिए बीजों के प्रस्फुटन में। उन्हें पिसना चाहिए दो पर्वतों के घर्षण में, चंद्रमा के आकर्षण में। लहरों की बेचैनी अपने अंतस में धर लेनी थी और कर लेनी थी उठते ज्वार में क्रांति की उद्घोषणा। छोटी ओके। लड़का जिसके चेहरे पर मोगरे खिलते थे, चांदनी रात में पुलिया पर बैठकर घंटों तलक अपनी ही परछाई को देखते रहना, टूट कर गिरते हुए तारे में ढूंढना अपनी किस्मत, सैकड़ों दफा पढ़े जा चुके खत को चुपके से खोलना और उसमें एक चेहरा ढूंढना, आईने के सामने खड़े होकर चेहरे पर चेचक के दागों के बीच सौंदर्य खोजना, जैसे कविता ढूंढी जाती है दो पंक्तियों के बीच। खुली आंखों से कामयाबी के ख्वाब देखना और आत्मविश्वास से भर जाना, नमाज पढ़ना और देर तलक दुआओं में किसी का हाथ मांगना, किताब में रखे सूखे गुलाब की पंखुड़ियों को आरती के फूलों की तरह मान देना, जीवन के घोर नास्तिक चरण को प्रेमास्तिक बना देता है। बहुत सुंदर जावेद जी। और फांसीबाद से बदला लेने के लिए वे खुद फासिस्ट हो चुके थे। बस यही दृष्टि हमें कविता से मिलती है। आज का दिन बहुत सुंदर है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि ऐसा संयोग कम बनता है जब हिंदी कविता, स्त्री कविता कहूँगी कि इतने सुंदर संयोजन यहाँ आप देख रहे हैं जिन्होंने स्त्री कविता को आज का वर्तमान आकार दिया है, आज बनाया है उसका। तो स्त्री कविता का आज यहाँ मौजूद है। पहली पंक्ति में सविता जी और गगन जी बैठी हुई हैं और मंच पर नीलेश रघुवंशी जी हैं। उसी क्रम में उसी पथ पर चल रही हैं हिंदी कविता में, स्त्री कविता में बहुत सुपरिचित नाम है संध्या नवोदिता जी। बरेली में जन्म है और इलाहाबाद इनकी कर्मभूमि है, तो अभी मैं इनको इलाहाबादी ही बोलूँगी, दिल्ली वाली ये पूरी बनी नहीं है। एक संग्रह इनका प्रकाशित है सुनो जोगी, कबीर सम्मान और शीला सिद्धांतकर सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज के सभी महत्वपूर्ण मंचों और पत्रिकाओं में इनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अनुवादक भी हैं, पत्रकार भी हैं और जन आंदोलनों में इनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है, जिसके रंग इनकी कविताओं में भी मिलते हैं। संध्या नवोदिता जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी। माइक को मेरे साथ साथ गिरना ही है। नहीं ठीक है। बहुत ही समृद्ध हमारा आज का श्रोता समूह है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, चमत्कृत भी हूँ और हैरान भी हूँ।
इतने अपने बड़े वरिष्ठ नामों को यहाँ देख करके, जिनका मैंने उम्मीद नहीं की थी। मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, मंच को मैं नमस्कार करती हूँ और आप सब का यहाँ पर इस शाम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं कहती थी मैं इलाहाबाद की हूँ। अब यहाँ रहते हुए कुछ समय हो गया तो मुझे लगा कि शायद दिल्ली, मैं कहने लगूंगी कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ और दिल्ली, लेकिन आज की मेरी स्थिति सचमुच में ये है कि मैं ना इलाहाबाद की हूँ ना दिल्ली की हूँ। मेरी मानसिक स्थिति ये है कि मैं कहीं से कनेक्ट नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ अभी मुझे नहीं पता। जब आप किसी जड़ से उखड़ते हैं और कहीं रोपे जाते हैं या नहीं रोपे जाते हैं या पता नहीं होता क्या होना है आपका, तो शायद ऐसी ही स्थिति होती है। यहाँ मेरे कई मित्र, परिचित, दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी कविताओं को सुना है और आज फिर वो दोबारा या तिबारा हो सकता है सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारे नए साथी हैं जो इन कविताओं को पहली बार सुनेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ कि गलती वही हुई थी। तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में है और मेरे हिस्से के उजाले तुम्हारी गिरफ्त में। तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में है और मेरे हिस्से के उजाले तुम्हारी गिरफ्त में। हाँ, गलती वही हुई थी जब मैंने कहा तुम मुझको चांद ला के दो और मेरे चांद पर मालिकाना तुम्हारा हो गया। और ये कविता है खूबसूरत घरों में। खूबसूरत घर बन जाते हैं खूबसूरत औरतों की कब्रगाह। खूबसूरत घरों में उड़ेल दी जाती हैं खुशबुएं, हजारों हजार मृत इच्छाओं की बेचैन गंध पर। करीने से सजे सामानों में दफन हो जाती हैं इच्छाओं की तितलियां। सब कुछ चमकता है खूबसूरत घरों में औरतों की आंखों के अलाव से। कुछ कविताएं मैं आपको जोगी की सुनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कुछ समय आप जोगी के साथ में भी रहें। कविता का शीर्षक है एनेस्थीसिया। कि सुनो जोगी। इस श्रृंखला से करीब 80-90 कविताएं मैंने लिखी थी और इन कविताओं ने लिखे जाने में 2-3 साल का वक्त लिया था। तो उन्हीं में से एक कविता है। इसमें हर कविता सुनो जोगी से शुरू होती है, लेकिन उसके अंदर के भाव अलग अलग हो सकते हैं। तो एनेस्थीसिया। सुनो जोगी, जब तुम प्रेम तोड़ना धीरे धीरे तोड़ना, भरोसा तोड़ना तो पहले एक छोटा एनेस्थीसिया देना। जोखिम भरे ऑपरेशन में भी मरीज को कहा जाता है चिंता की कोई बात नहीं। जहर भी मीठी खीर में देने का आत्मीय रिवाज है। मर रहे व्यक्ति के मुंह में जल दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि जल अब जीवन नहीं दे पाएगा। हम मृत्यु भोज करने और खाने वाली जमात हैं। कठिन और अधूरी चढ़ाइयों में कहते हैं बस जरा और। अपने युद्ध हारे हुए वीरों की शौर्य गाथाएं गाते हैं। वैसे मुझे आज ही पता चला कि दिल टूटने के लिए होता है। भरोसा एक किताबी बात है। धोखे पर टीवी सीरियलों और फिल्मों का एकमात्र कॉपीराइट नहीं है और इस पूरे वाकये में तुम्हारा नाम महज एक इत्तेफाक है। ये कविता है लड़ाइयां बहुत क्रूर होती हैं। कि सुनो जोगी। लड़ाइयां बहुत क्रूर होती हैं और जब प्रेम में युद्ध होता है आत्माएं खींच ली जाती हैं। जब वाक युद्ध जीतते हैं उसी पल मित्रताएं हार जाया करती हैं। जब प्रेम के लक्षण ढूंढे से ना मिले व्यभिचार की काली छायाएं डस चुकी होती हैं। छल, छद्म, धोखा और फरेब ये किसी प्रेम की शब्दावली नहीं, युद्ध की रणनीतियां हैं। बार बार तोड़ना
और हमेशा तोड़ते ही जाना, अंततः फूलों का हमारी जिंदगी से विलुप्त हो जाना है। सारी कहानियां अंत तक नहीं पहुंचती, सारी कहानियां अंत तक नहीं पहुंचती, कुछ उसके जरा सा पहले ही हमेशा के लिए अधूरी अनकही छूटती हैं। सुनो जोगी, रात के अंतिम पहर भी कुछ पंछी चहचहाते हैं, चोंच भर शांति की खोज में नींद गवाए जाते हैं। बहुत सुंदर। कविता है सारी चेतना पर फूंक देते हो मंतर। फिर से सुनो जोगी कि सुनो जोगी, जिंदगी इस पार्क का भरपूर चक्कर है, 3 नहीं 3 अरब किलोमीटर का चक्कर। मैं घूमती हूँ पृथ्वी के आलिंगन में, सूर्य के चारों तरफ। 7 समंदरों से भी गहरी और विस्तृत झील तुम्हारे ख्यालों की सीढ़ियां उतरती हूँ जोगी। रोशनी इतनी जैसे आंखें जल उठी हों, सब कुछ रोशन तुम्हारी रोशनी में। लंबी परछाइयां, लंबे डग, पलक झपकते धरती नापते हो, जो है तुम्हारे गुरुत्व से ढकी। पखावज बजाते हो, जादू जगाते हो, मल्हार गाते हो, सारी चेतना पर फूंक देते हो मंत्र। क्या किए जाते हो जोगी। मुझे मेरा पता दे दो। सुनो जोगी, मैं एक ऐसी भाषा इजाद करना चाहती हूँ जो तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। मेरे आंसुओं में हो इतना खारापन कि तुम्हें जिंदगी का नमक दे सके। मेरी मुस्कान में दहके सितारे, जिनकी रोशनी एक सड़क बनाए जो सीधा तुम तक आती हो। सुनो जोगी, दुनिया एक विराट भूल भुलैया है, जिसे हमारे लहू की अनगिनत नलियां जोड़ती हैं। मैं इन्हीं में डूबती उतराती हूँ। तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी, तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी। मैं अपने ही वियोग में बहती हूँ, अपनी ही छाँव में नरम होती, अपनी ही धूप में जलती हूँ। सुनो जोगी, मुझे अपना पता दे दो। सुनो जोगी, मुझे मेरा पता दे दो। और इस सुनो जोगी की ये कविता सुनाकर मैं दूसरी कविताओं की तरफ आपको ले चलूंगी। ये कविता है जिंदगी का प्याला। सुनो जोगी, जिंदगी का प्याला बहुत छोटा है और प्यास बहुत बड़ी। तुम्हें जी भर उड़ेलती हूँ नन्हे प्याले में, तुम छलक छलक जाते हो, प्याले से बाहर बहते हो बहुत सारा। मैं अपना प्याला धरती जितना बड़ा करना चाहती हूँ, तुम 7 समंदर बन जाते हो। मैं अंतरिक्ष हो जाती हूँ, तुम असीम ब्रह्मांड में बदल जाते हो। सुनो जोगी, नन्ही बूंदों के नाजुक तीर लिए बाहर रुंझुन सा तुम बरसते हो, सब सोचते हैं बारिश हो रही है। मैं पेड़ होती हूँ, तुम फुहार हो जाते हो। मैं होती हूँ गरजता बादल, तुम मूसलाधार हो जाते हो। सुनो जोगी, मैं झील हो जाती हूँ, तुम झरना हो जाओ। मैं नींद हो जाती हूँ, तुम स्वप्न हो जाओ। मैं जाग जाती हूँ जोगी, तुम अंतिम सत्य हो जाओ। और ये कविता मैं आपको सुना रही हूँ आजकल के बरसों से चल रहे पॉलिटिकल सिनेरियो पर। संकेतों में कविता है।
संकेतों में ही कविता कही जा सकती है। कविता का शीर्षक है आप तो नहीं है चूहा। ये जोगी से बहुत हटके है। आप सोचते हैं चूहे के पर कतरे गए हैं, आप सोचते हैं चूहे के पर कतरे गए हैं, और आप तो नहीं है चूहा। चूहा तो छोड़िए, आप चूहे के रिश्तेदारों में भी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि शेर की निगाह में आप चूहे से ज्यादा भी नहीं है। और ये जो आपके बहुत तेज दांत है ना, ये जो बहुत पैनी निगाह है, और ये जो ढुक ढुक तेज चाल है, और जो भी आपका तथाकथित शातिरपना है, शेर की निगाहों में वो थोथा चना है। वो जो उस चूहे के दांत तोड़े गए, वो जो उसको चूहेदानी में फंसाया गया, वो जो चूहे मार दवा डाली गई, बात यह है कि उनको दांत तोड़ना आता है। बात यह है कि उनको दांत तोड़ना आता है, उनको चूहेदानी में फंसाना भी आता है, और जहर देकर मारना भी आता है। बस यही बात आपके खिलाफ जाती है, बस यही बात आपके भी खिलाफ जाती है। आपको लगता है ना कि आप चूहा नहीं हैं, लेकिन आप मगरमच्छ भी तो नहीं हैं। आप चूहे के फंसने पर हंसना सीख गए, आप चूहे के फंसने पर हंसना सीख गए, चूहे की कमजोरी पर चुटकुले बनाने लगे, और ये भूल गए कि शेर को आपने सारे अधिकार दे दिए हैं। शेर के मुंह खून जन्मजात लग चुका है। आपको लगता है ना कि शेर राजा बनेगा तो जंगल सुधर जाएगा, आपको लगता है ना कि शेर राजा बनेगा तो जंगल सुधर जाएगा, और हम कह रहे हैं कि जंगल उजड़ जाएगा। शेर का पेट चूहों से नहीं भरता, शेर का पेट चूहों से नहीं भरता, वो किसी से रिश्तेदारी नहीं करता। शेर का एक ही उसूल है, वहां केवल ताकत का रूल है, उसके सामने सिर्फ एक बात चलती है, कबूल है, कबूल है। अगर ये केवल चूहे और शेर की कहानी होती तो कितना अच्छा होता। अगर ये केवल चूहे और शेर की कहानी होती तो कितना अच्छा होता। अभी अच्छा सिर्फ ये है कि ये कहानी अधूरी है, अभी अच्छा सिर्फ ये है कि ये कहानी अधूरी है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, करनी आप ही को पूरी है। और मैं अब अंतिम कविता सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है लौट आओ नदी। इसमें बहुत सारी गई हुई और गायब हुई चीजों के लौटने की कामना है। कैसे है देखें कि लौट आओ नदी, लौटो हमारे जंगल, लौट आओ वनस्पतियों, लौट आओ गायब हुए वन्य जीवों, लौटो पानी, लौटो शस्य श्यामला धरा, लौट आओ बच्चों, लौटो ओ विहसते समय, लौटो मुस्कानों, लौट आओ लंबी यात्राओं, लौट आओ मनुहारों, लौटो हंसी में छलके आंसुओं। कि अब मैं किस भाषा में मंत्र पढ़ूं, कौन सा तंत्र करूं, लौटने की क्रिया को कैसे उच्चारूं कि सब लौट आए, जहां है वहां से लौट आए, जाता हो तो उसका मन बदले और वो लौट आए। ताल जो हो चुका है ओझल हमारी आंखों से, सुने और बस वापस दौड़ता चला आए। नदी जो गुम हुई है वो सुने कि लौटो और हर हराती वापस लौट पड़े। बच्चे जो चले गए रुदन क्रंदन छोड़कर, लौट आए जैसे बस छुपम छुपाई से अवतरित हो लौट आते हैं बालक। वनस्पतियां लौटें और उनकी गंध सारी धरती पर बादल बन छा जाए। लौटें पशु दहाड़ते चिंघाड़ते वज्रनाद करते कि जंगल उन्हीं से फलता है। लौटो शस्य श्यामला धरती कि माँ तुम्हें ऐसे देख रुलाई फूटती है। लौटो माँ कि जीवन का संगीत खत्म हुआ है। लौटो कि सारे रस चले गए तुम्हारे साथ, सारे स्वाद
सारी स्मृतियां, सारी खुशबुएं, सारी मुस्कानें। लौटो माँ कि अंतहीन दर्द बचा है बस। लौटो माँ कि किस महामृत्युंजय को पुकारूं। लौटो मृत्यु की गोद से, लौटो सात आसमानों के पार से। लौटो अपनी पूरी काया में कि हम तुम्हें छू सकें और तुम्हारे साथ भोर का सूरज देख सकें। लौटो माँ कि हम मृत्यु के अनुदार देवता से तुम्हें मांगते हैं और कहते हैं अभी नहीं। मैं जीवन की सबसे बड़ी भाषा में पुकारती हूँ, लौट आओ। मैं हृदय की पूरी वेदना और कामना से पुकारती हूँ, लौटो। मैं आंसुओं की पनीली लकीरें भेजती हूँ, वे तुम्हें वापसी का रास्ता सुझाएं। मैं ध्वनि में कहती हूँ, लौटो। मैं नाद में कहती हूँ, लौटो। मैं मौन में कहती हूँ, लौटो। लौट आओ जिंदगी, लौट आओ सांसों, लौट आओ प्रेम। लौटो कि हम और तुम ही हैं, अपरिमित, शाश्वत, सर्वदा। और इस पूरे वाक़ये में तुम्हारा नाम महज एक इत्तेफाक है। बहुत बेधक कविताएं, पंक्तियां आपने सुनी, अभी नवोदिता जी ने पढ़ी। मध्य प्रदेश की धरती बहुत उर्वर है कला और साहित्य के क्षेत्र में, और अभी दो चमकते चेहरे आप मंच पर देख रहे हैं। अगला नाम जिन्हें मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं उनके अनुवाद को ज़्यादा पसंद करती हूँ या उनकी कविता को। उनसे परिचय तो मेरा उनके अनुवाद से ही हुआ था, शंख घोष की बहुत ही सुंदर अनुवाद मैंने पढ़े और मैं चमत्कृत होकर मैंने उन्हें फेसबुक पे खोजा कि इतना सुंदर अनुवाद करने वाला ये व्यक्ति कौन है, और फिर मैंने इनकी कविताएं पढ़ी। उत्पल बैनर्जी, इनका भोपाल में जन्म हुआ, अभी इंदौर में निवास करते हैं। इनका एक कविता संग्रह प्रकाशित है, लोहा बहुत उदास है, और बंगला से हिंदी में अनुदित इनकी 16 पुस्तकें प्रकाशित हैं। और रजा पुस्तक माला के अंतर्गत इनका शंख घोष पे आलोचनात्मक एक इनकी किताब है। और निशब्द की तर्जनी के लिए इन्हें अमर उजाला फाउंडेशन का अखिल भारतीय भाषा बंधु सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उत्पल बैनर्जी जी। बहुत शुक्रिया रश्मि। कुछ कविताएं मैं पेश कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है लौटना। अभी आता हूं कहकर हम निकल पड़ते हैं घर से। अभी आता हूं कहकर हम निकल पड़ते हैं घर से। हालांकि अपने लौटने के बारे में किसी को ठीक ठीक पता नहीं होता। हालांकि अपने लौटने के बारे में किसी को ठीक ठीक पता नहीं होता, लेकिन लौट सकेंगे की उम्मीद में हम निकल ही पड़ते हैं। अक्सर लौटते हुए अपने और अपनों के लौट आने का होने लगता है विश्वास कि जैसे अभी आती हूँ कहकर गई हुई नदी जंगलों तलहटियों से होती हुई फिर लौट आती है सावन में। लेकिन इस तरह हमेशा कहाँ लौट पाते हैं लोग? लेकिन इस तरह हमेशा कहाँ लौट पाते हैं लोग? आने का कहकर गए लोग हर बार नहीं लौट पाते अपने घर। कितना आसान होता है उनके लिए अभी आता हूँ कहकर हमेशा के लिए चले जाना। कितना आसान होता है उनके लिए अभी आता हूँ कहकर हमेशा के लिए चले जाना। दरअसल जाते समय अभी आता हूँ कहना, दरअसल जाते समय अभी आता हूँ कहना उन्हें दिलासा देना होता है जो हर पल इस कश्मकश में रहते हैं कि शायद इस बार भी हम लौट आएंगे, कि शायद इस बार हम नहीं लौट पाएंगे। दूसरी कविता का शीर्षक है जिएंगे इस तरह। हमने ऐसा ही चाहा था
कि हम जिएंगे अपनी तरह से और कभी नहीं कहेंगे कि मजबूरी थी। हमने ऐसा ही चाहा था कि हम जिएंगे अपनी तरह से और कभी नहीं कहेंगे मजबूरी थी। हम रहेंगे गौरैयों की तरह अलमस्त, अपने छोटे से घर को कभी ईंट पत्थरों का नहीं मानेंगे। उसमें हमारे स्पंदनों का कोलाहल होगा, दुख सुख इस तरह आया जाया करेंगे जैसे पतझड़ आता है, बारिश आती है। कड़ी धूप में दहकेंगे हम पलाश की तरह, तो कभी प्रेम में पगे बह चलेंगे सुदूर नक्षत्रों के उजास में। हम रहेंगे बीज की तरह अपने भीतर रचने का उत्सव लिए। हम रहेंगे बीज की तरह अपने भीतर रचने का उत्सव लिए। निदाग में तपेंगे, ठिठुरेंगे पूस में। अंधड़ हमें उड़ा ले जाएंगे सुदूर अनजानी जगहों पर। जहां भी गिरेंगे वहीं उसी मिट्टी की मधुरिमा में खोलेंगी आंखें। हारें या जीतें, हम मुकाबला करेंगे समय के थपेड़ों का। उम्र की तपिश में झुलस जाएगा रंग रूप, लेकिन नहीं बदलेगा हमारे आंसुओं का स्वाद। नेह का रंग वैसी ही उमंग हथेलियों की गर्माहट में। आंखों में चंचल धूप की मुस्कुराहट कि मानो कहीं कोई अवसाद नहीं, हाहाकार नहीं, रुदन नहीं, अधूरी कामनाओं का। तुम्हें याद होगा हेमंत की एक रात प्रतिपदा की चंद्रिमा में हमने निश्चय किया था। तुम्हें याद होगा हेमंत की एक रात प्रतिपदा की चंद्रिमा में हमने निश्चय किया था, अपनी अंतिम सांस तक इस तरह जिएंगे हम कि मानो हमारे जीवन में मृत्यु है ही नहीं। वाह, बहुत सुंदर। एक प्रेम कविता सुन लीजिए। शीर्षक है जैसे सांस लेती हूं वैसा। अपनी स्वप्न छाया में मुदित वह खोई हुई थी अपनी कामना के आकाश में, जहां पलकों पर तने इंद्रधनुष की आभा भीग रही थी मधुरिमा के जल से। मोम सी पिघलती आकाश गंगा में बिखरा हुआ था उसके लहराते केशों का अंधेरा, जहां पूर्व जन्मों की इच्छाएं जुगनुओं से टिमटिमा रही थीं। अपनी निजता के दर्पण में उसने चांद से उदासी का सबक पूछा था, या कि चांद ने उससे, और कोई कुछ नहीं बता सका था। अजाने फूलों की कितनी ही गंध स्मृतियां थी उसकी मुस्कुराहट में, जहां उजाला कृतज्ञ होता था। उसके प्रेम गीतों से भर उठा था पक्षियों का आकाश, जहां श्रुतियां उसके बहाने पृथ्वी का प्रेम गीत गा रही थीं। समय के कगार पर छूट गए उसके विस्मय अपनी सात्विक दीप्ति में विसर्जित हो रहे थे, जिन्हें मंदिर की प्राचीन शुचिता मेरे विस्मय की दहलीज पर वंदनवार सी टांक रही थी। अपनी नश्वर दुनिया की नश्वर भाषा में मैंने पूछा था कैसा होता है प्रेम। अपनी नश्वर दुनिया की नश्वर भाषा में मैंने पूछा था कैसा होता है प्रेम। जैसे सांस लेती हूं वैसा, कहा था उसने। बहुत सुंदर। अभी लौटने पर इतनी बड़ी फलक की कविता संध्या जी ने सुनाई। एक छोटी सी कविता उसी जमीन पर इत्तेफाक से मैंने भी लिखी है, आप सुनिएगा। बारिश में आओ पेड़ के नीचे, स्वप्न में मयूरकंठी प्रियतमा की तरह। बारिश में आओ पेड़ के नीचे, स्वप्न में मयूरकंठी प्रियतमा की तरह। तुमुल वर्षा में आओ माँ की स्मृति बनकर, नेत्रों में आश्चर्य और कंठ में आकुलता की तरह आओ। बारिश में हंसो शिशु की हंसी, लुप्त होते शब्द की बाह थामे आओ कविता में, मृत्यु के पार पिता की हिचकियों की तरह। बादल के ये मंद्र स्वर, लहरों का सरोद, नीरव कोकिल की आर्द्र मुखरता और वृक्ष की दिगंबर देह से झरती वर्षा बूंदों में मेरी ही पुकार है। बारिश में आओ पुकार की तरह। दृश्यालेख से ओझल होते चेहरों की तरह आओ। आओ संबंधों में प्राचीन मधुरता की तरह। इतिहास से बाहर कर दिए गए दुर्दांत योद्धा की पीड़ा की तरह आओ। दरवाजे पर पुराने दोस्त की दस्तक, चीथड़ा जिंदगी में कंधे पर रखे
हाथ की तरह आओ, बारिश में डूबते ग्रामों की डबडब किसान आंखों की तरह आओ कि बड़ा शोर है हर तरफ नए का, आओ कि बड़ा शोर है हर तरफ नए का, जुथिका रॉय के गीत की तरह आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कुछ अलग मिजाज की कविताएं मैं सुना रहा हूं। शीर्षक है हमें दंगों पर कविता लिखनी है। जब नींद के निचाट अंधेरे में सेंध लगा रहे थे सपने, जब नींद के निचाट अंधेरे में सेंध लगा रहे थे सपने, और बच्चों की हंसी से गुदगुदा उठी थी मन की देह, हम जाने किन षड्यंत्रों की ओट में बैठे मंत्रणा करते रहे। व्यंजना के लुप्त पथ पर क्रियापदों के झुंड और धूल भरे रूपकों से बचते जब उभर रहे थे दीप्त विचार, तब हम कविता के गेस्ट हाउस में पान पात्र पर भिन भिनाती मक्खियां उड़ा रहे थे। जब मशालें लेकर चलने का वक्त आया रास्ता तय करने का, जब लपटों और धुएं से भर गए रास्ते, हमने कहा हमें घर जाने दो, हमें दंगों पर कविता लिखनी है। बहुत सुंदर। अगली कविता का शीर्षक है हम में बहुत कुछ। हम में बहुत कुछ एक सा और अलग था, हम में बहुत कुछ एक सा और अलग था। वन्य पथ पर ठिठक कर अचानक तुम कह सकती थी यह गंध वन चंपा की है और वह दूध मोगरा की। ऐसा कहते तुम्हारी आवाज में उतर आती थी वासंती आग में लिपटी मौलसिरी की मीठी मादकता। सागर की कोख में पलते शैवाल और गहरे उल्लास में कसमसाते संतरों का सौम्य उत्ताप तुम्हें बाढ़ में डूबे गांवों के अंधकार में खिले लालटेन फूलों की याद दिलाता था। तुम्हें बाढ़ में डूबे गांव के अंधकार में खिले लालटेन फूलों की याद दिलाता था, जिनमें कभी हार नहीं मानने वाले हौसलों की इबारत चमक रही होती थी। मुझे फूल और चिड़ियों के नाम याद नहीं रहते थे और न ही उनकी पहचान, लेकिन मैं पहचानता था रंगों की चालाकियां। खंजड़ी की ओट में तलवार पर दी जा रही धार की महीन और निर्मम आवाज मुझे सुनाई दे जाती थी। रहस्यमय मुस्कानों के पीछे उठती आग की ऊंची लपटों में झुलस उठता था मेरा चौकन्नापन, और हलकान होती संवेदना का संभावित शव अगोचर में सजता दिखता था मूक चिता पर। तुम्हें पसंद थी चैती और भटियाली, मुझे नजरुल के अग्निगीत। तुम्हें खींचती थी मधुबनी की छवि कविता, मुझे डाली का विक्षोभ। रात की देह पर बिखरे हिमशीतल नक्षत्रों की नीलिमा चमक उठती थी तुम्हारी आंखों के निर्जन में, जहां धरती नई साड़ी पहन रही होती थी और मैं कंदराओं में छिपे दुश्मनों की आहटों का अनुमान किया करता था। हम में बहुत कुछ एक सा और अलग था, हम में बहुत कुछ एक सा और अलग था। एक थी हमारी धड़कनें, सपनों के इंद्रधनुष का सबसे उजला रंग एक था। अक्सर एक सी परछाइयां थी मौत की, घुटनों और कंधों में धसी गोलियों के निशान एक से थे। एक से आंसू, एक सी निरंतरता थी भूख और प्यास की। जिन मुद्दों पर हमने चुना था ये जीवन, जिन मुद्दों पर हमने चुना था ये जीवन, उनमें आज भी कोई दो राय नहीं थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ समय है, आप समय है? कविता का शीर्षक है आखेट। अलमारी में बंद किताबें प्रतीक्षा करती हैं पढ़े जाने की, सुरों में ढलने की प्रतीक्षा करते हैं गीत, प्रतीक्षा करते हैं सुने जाने की। अपने असंख्य किस्सों का रोमांच लिए जागते रहते हैं उनके पात्र। जिस तरह दुकानों में बच्चों की प्रतीक्षा करते हैं खिलौने, किताबें पढ़ने वालों की प्रतीक्षा करती हैं। लेकिन जब उन्हें पढ़ा नहीं जाता, जब वे उन हाथों तक नहीं पहुंच पाती जो उनकी असली जगह है, तो बेहद उदास हो जाती हैं किताबें। घुटन भरे अंधेरे में हाँफने लगते हैं उनके शब्द। सूखी नदी की तरह
आह भरती उनकी सांसें साफ सुनाई देती हैं। उन पर समय की धूल सा झरता है दुख, धीरे धीरे मिटने लगते हैं उनके जीवन के रंग, विवर्ण होते जाते हैं उनके सजीले चेहरे, देह सूख कर धूसर हो जाती है। वे अक्सर कोसती हैं अपनी किस्मत को कि आखिर उन्हें क्यों लिखा गया और इस तरह घुट घुट कर मरने के लिए धकेल दिया गया कब्र में। रात के सन्नाटे में उनका विलाप नींद की देहरी पर सिर पटकता फरियाद करता है। धीरे धीरे वे बीमार और जर्जर हो जाती हैं, जर्द होती जाती हैं उनकी आंखें, फेफड़ों को तार तार कर देती है सीलन, उपेक्षा की दीमक उन्हें कुतर कर खा जाती हैं। दरअसल वे लावारिस लाशें हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आता। किताबें गांव जंगलों से खदेड़ दिए गए लोग हैं, किताबें गांव जंगलों से खदेड़ दिए गए लोग हैं जिनका बाजार ने आखेट कर लिया है। कविता का शीर्षक है निर्वासन। अपनी ही आग में झुलसती है कविता, अपने ही आंसुओं में डूबते हैं शब्द। जिन दोस्तों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, एक दिन वे ही हो जाते हैं लापता और फिर कभी नहीं लौटते। धीरे धीरे धूसर और अपाठ्य हो जाती हैं उनकी अनगढ़ कविताएं और दुख उनके चेहरे भी ठीक ठीक याद नहीं रहते। अंधेरा बढ़ता ही जाता है, स्याह पड़ते जाते हैं उजाले के मानक। जगर मगर पृथ्वी के ठीक पीछे भूख की काली परछाई अपने थके पंख फड़फड़ाती है। ताउम्र हौसलों की बात करने वाले एक दिन आकंठ डूबे मिलते हैं समझौतों के दलदल में। पुराने पलस्तर की मानिंद भरभरा कर ढह जाता है भरोसा। चालाक कवि अकेले में मुट्ठियां भींचते हैं, चालाक कवि अकेले में मुट्ठियां लहराते हैं। प्रतीक्षा के अवसाद में डूबा कोई प्राचीन राग एक दिन चुपके से बिला जाता है विस्मृति की गहराई में। उपेक्षित लहूलुहान शब्द शब्दकोशों की बंद कोठरियों में ले लेते हैं समाधि। शताब्दियों पुरानी सभ्यता को अपने आगोश में लेकर मर जाता है बांध। जीवन और आग के उजले बिंब रह रह कर दम तोड़ देते हैं। धीरे धीरे मिटती जाती है मंगल ध्वनियाँ, पवित्रता की ओट से उठती है झुलसी हुई देहों की गंध। नापाक इरादे शीर्ष पर जा बैठते हैं, मीठे जहर की तरह फैलता जाता है बाजार और हुनर को सफ़े से बाहर कर देता है। दलाल पथ में बदलती जाती है गलियां, सपनों में कलदार खनकते हैं। अपने ही घर में अपना निर्वासन देखती है किसान आंखें, उनकी आत्महत्याएं कहीं भी दर्ज नहीं होती। अकेलापन समय की पहचान बनता जाता है, अकेलापन समय की पहचान बनता जाता है। दुत्कार दी गई किंवदंतियां राजपथ पर लगाती हैं गुहार। वंचना से धकिया देने में खुलते जाते हैं उन्नति के रास्ते। वंचना से धकिया देने में खुलते जाते हैं उन्नति के रास्ते। रात में खिन्न मन से बड़बड़ाती है कविताएं, रात में खिन्न मन से बड़बड़ाती है कविताएं। निस्संग रात करवट बदलकर सो जाती है। एक कविता में और विकल्पहीनता। जनता के लिए धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाएंगे सारे विकल्प। सिर्फ पूंजी तय करेगी विकल्पों का रोजगार। अच्छे इलाज के विकल्प नहीं रहेंगे सरकारी अस्पताल, नहीं सरकारी बसें सुगम यात्राओं के। सबसे ज्यादा हिकारत की नजरों से देखी जाएगी शिक्षा व्यवस्था। विश्व बैंक की निर्ममता नहीं बचने देगी बिजली और पानी के विकल्प। विकल्पहीनता के सतत अवसाद में डूबे एक दिन हम इसे ही कहने लगेंगे जीवन। और जब खदेड़ दिए जाएंगे अपनी ही ज़मीन, गांव और जंगलों से, तो फिर शहरों में आने और दर दर की ठोकरें खाकर मर जाने के अलावा कौन सा विकल्प बचेगा। हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगी सरकारें,
वो कभी नहीं दे पाएगी सोनागाछियों को जीने का सही विकल्प। अभिनेत्रियां कहने ही लगी हैं कि पर्दे और उसके पीछे बेआबरू होने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा। गाँव में घुसपैठ करते कोला बर्गर का हम कौन सा कारगर विकल्प ला पाए हैं। उजड़ रही है हमारी लोक कलाएं, हाट मेले तीज त्योहार, राग रंग नेह व्यवहार सब बिला गए हैं ग्लोबल अंधड़ में। हर शहर बनना चाहता है न्यूयॉर्क। अर्थ के इस भयावह तंत्र में महंगी दवाइयों और सस्ती शराब का कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। पैरों तले संसद को कुचलते गुंडे और अपराधी सरमाएदारों का कौन सा विकल्प ढूंढ सकी है जनता। आज आज़ादी की आधी सदी बाद उस मोटी किताब की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ, इस तथाकथित प्रजातंत्र का क्या कोई विकल्प हो सकता था, हो सकता है। शुक्रिया। हम कभी लौटने की बातें बहुत करते हैं, जबकि जानते हैं कि लौटने को कहीं कुछ नहीं है। और उत्पल जी ने कितना सुंदर कहा कि किसी और के लौटने का तो क्या, हम ठीक ठाक अपने लौटने के बारे में भी नहीं जानते। अगला नाम जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, एक ही हस्ताक्षर बचा है जो मंच पर उपस्थित है। स्त्री कविता का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है आज के समय की। और आप कहेंगे कि स्त्री कविता क्यों, तो मैं ये मानती हूँ कि स्त्री कविता का भाषा और भूगोल अलग होता है, जो उसे कविता में एक अलग जगह दिलाता है। नीलेश जी मध्य प्रदेश के गंज बासोदा जिले में उनका जन्म है और मध्य प्रदेश में ही वो कार्यरत हैं। इनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और गद्य में भी इनकी आवाजाही है और सशक्त उपस्थिति है, आवाजाही नहीं है। 2 उपन्यास इनके प्रकाशित हैं, एक कस्बे के नोट्स और शहर से 10 किलोमीटर दूर, और इनकी काफ़ी चर्चा हुई है। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, केदार सम्मान और भारतीय भाषा परिषद का युवा लेखन सम्मान आदि महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त है। और अभी इनकी एक डायरी गद्य का पानी 2050 में ही प्रकाशित है। 2000 काफ़ी आगे बढ़ गई, में 2025 में ही प्रकाशित है, प्रकाशित हो चुकी है या होने वाली हो चुकी है राजकमल प्रकाशन से। और नीलेश जी आपका स्वागत है मंच। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि, और मैं रजा फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया। और अभी आपने इतनी अच्छी कविताएं सुनी और इतनी अच्छी उपस्थिति सभागार में है, तो कई बार होता ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब भी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है तब भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो गगन जी हैं, सविता जी हैं, और आप सब लोग, पीयूष है, सीजन है, आप ज्योति जी हैं, तो बहुत सारे मित्र लोग जिनसे बड़े सालों से मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। तो अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी कविता करूँ, क्या करूँ। तो रश्मि ने बार बार स्त्री कविता की बात की है, तो मैं शुरुआत करती हूँ। एक कविता का शीर्षक है पहली रुलाई तक की डायरी। ये प्रेगनेंसी पीरियड जब होता है, तो जब हमें मालूम भी नहीं होता कि कोई आने वाला है, उसके आने के एहसास पहले दिन से लेके बच्चे का जब जन्म हो जाता है तब तक के सारे इस पूरी प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर, पीरियड बोलें, 21 कविताओं की सीरीज है। उसमें से मैं 2-3 कविताएं सुनाती हूँ, उसी से शुरू करती हूँ। पहली रुलाई तक की डायरी। पहला दिन 11 अगस्त बुधवार। 11 अगस्त 1999 दिन बुधवार, सूर्य ग्रहण है आज। कई बार कहा जा रहा है मुझसे, शादी के बाद बचना चाहिए सूर्य ग्रहण से। दिन भर की भूखी फिर भी खाने की इच्छा जैसे मरी हुई। सूर्य ग्रहण के पहले ही घर आ गई मैं, और मुझे जोर से संतरे खाने की इच्छा हुई। रोमांच और खुशी से भीग रही हूँ मैं। डर क्यों रही हूँ इतना? कल डॉक्टर के यहाँ जाने पर ही मालूम होगा किसने खाए संतरे। इसी सीरीज की है। कविता का शीर्षक है इतने रसीले।
समय नजदीक आता जा रहा है, अब जो कभी नहीं किया वही सब कर रही हूँ इन दिनों। समय नजदीक आता जा रहा है, अब जो कभी नहीं किया वही सब कर रही हूँ इन दिनों। 65 किलो की हो गई हूँ, डॉक्टर कहती है इतना वजन नहीं बढ़ना चाहिए। पैरों में सूजन है, सो आज 25 फरवरी 2000 मंगलवार को सोनोग्राफी हुई मेरी तारीख और सोनोग्राफी के हिसाब से 15 दिन बड़े हो तुम। कहीं तुम 20 मार्च को तो नहीं आ रहे? अगर ऐसा है तो बहुत ही मजेदार होगा। जानते हो 20 मार्च को शादी हुई थी हमारी, 20 मार्च 1999 दिन शनिवार। क्या हुआ इतने जोर की कुलाट क्यों मारी? बस करो बाबा, तुमने तो नाचना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पापा पर भी बहुत प्यार आता है इन दिनों। तुम मुझे परेशान करते हो, मैं उन्हें। बहुत हो गई बातें, तुम कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहे हो। वैसे भी तुम्हें समझ क्या आ रहा होगा? बोल नहीं, लिख रही हूँ मैं। पापा दोस्त की शादी में गए हैं, घर पर तुम और मैं लिख रही हूँ डायरी और तुम बंदर बने हुए हो। तुमने तो मेरे पेट को खेल का मैदान बना रखा है। और ये उसकी सीरीज की आखिरी कविता, छिपे रहो भीतरी। 1 अप्रैल शनिवार 2000 आधी रात। कुछ हो रहा है मुझे, शायद तुम अब आने वाले हो। सारी दुनिया के बच्चे सबके सो जाने के बाद ही क्यों सोचते हैं आने के बारे में? मेरे एकदम पास तुम्हारे पापा सोए हुए हैं। क्या उन्हें जगाकर बता देना चाहिए कि तुम आने वाले हो? बहुत गहरी नींद में है वो, अभी उनमें एक नन्हा मुन्ना दिख रहा है। परी नन्ही सी या नन्हा सा राजकुमार, फिर वही बात, पूरे 9 महीने एक ही बात। तुम हो कौन? सुंदर रहस्य। दर्द बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। तुम्हारे जन्म से पहले का दर्द है या यूं ही बस महीने जैसा दर्द हो रहा है? तुम क्यों उत्पात मचा रहे हो? दर्द के साथ साथ जान निकली जा रही है मेरी। ओ दबी घुटी चीख निकल ही गई। अरे रे रे, शियाज तो पसीने पसीने हो रहे हैं। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। बिजली कड़के, इससे पहले ही छुप जाते हैं हम दोनों। छिपे रहो तुम भी भीतरी। दिए की लौ की तरह जलते बुझते टिमटिमाते दर्द हो रहे हैं। ये दर्द है या जान लेने का सुंदर सजीव तरीका। अस्पताल पहुंची गई मैं, आसपास मेरे डॉक्टर्स और नर्स। रात 12:30 से शुरू हुई यात्रा शाम के 5 बजे तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो नरक है नरक। जन्म देना एक यातना से गुजरना है। ये क्या दे रहे हो तुम अपनी माँ को? आंखें मुदी जा रही हैं। एक एक कर मेरे आसपास जो मेरे अपने थे कमरे में रह गए। डॉक्टर्स और नर्सों के साथ लेबर रूम में जा रही हूँ मैं। प्रसव पीड़ा को कोई और नाम देना चाहिए। ये तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज से मुझे लग रहा है तुम नन्हे से बदमाश राजकुमार हो। इतनी जोर से क्यों रो रहे हो बेटे? अप्रैल फूल बनाया तुमने, दिन शनिवार, शाम 6:49। ठीक इसी समय तो शाम आती है अपने घर की छत पर। मुस्कुरा रही होगी शाम और सूरज सुस्ता रहा होगा मेरी तरह। जी मैंने कहा ये प्योरली स्त्री कविता है। हम सब उस दौर से गुजरे हैं तो हम फिर से गुजर लिए। कविता सुना रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है बेखटके, जिसमें कोई खटका ना हो। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके। रात 12 का शो देखकर रेलवे स्टेशन पर घूमूं जेब में हाथ डाले। कभी प्रतीक्षालय में जाऊं तो कभी दूर कोने की खाली बेंच को भर दूं अपनी बेखटक इच्छाओं से। इतनी रात गए सुने प्लेटफॉर्म पर, समझ ना ले कोई ऐसी वैसी। मैं ऐसी वैसी ना समझी जाऊं और नुक्कड़ की इकलौती घुमटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र। क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आंख। एक दृश्य रचने के लिए मिले मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। जरूरत ना हो आधी रात में हाथ में पत्थर लेकर चलने की। आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह।
ये देह भी क्या तुच्छ चीज है, बिगाड़ कर रख दिए जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। उठती है रीढ़ में एक सर्द लहर, कैलेंडर, होर्डिंग्स, विज्ञापन, आइटम सॉन्ग, पर्दे पर दिखती सुंदर बिकाऊ देह। होर्डिंग्स पर पसरे देह के सौंदर्य से चौंधे आती हैं आंखें। देखती हूँ जितना आंख उठाकर झुकती जाती है उतनी ही रीढ़। फिरती हूँ गली गली रीढ़हीन आत्मा के साथ चमकती देह लिए, जाने कौन कब उसे उघाड़ कर रख दे। तिस पर जमाने को पीठ दिखाते आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ मैं। ये कविता का शीर्षक है आड़ी फसल। आड़ी फसल, आड़ी में झुक जाना, आड़ी फसल। फसलें आड़ी हो गई हैं, फसलें आड़ी हो गई हैं, वे खड़ी थीं और कटने वाली थीं कि अचानक आई बारिश को झेल नहीं पाईं और उनकी कमर टूट गई। फसलें आड़ी हो गई हैं, वे खड़ी थीं और कटने वाली थीं कि अचानक आई बारिश को झेल नहीं पाईं और उनकी कमर टूट गई। कोई भी ट्रेन की खिड़की से आड़ी फसल की सुंदरता पर रीझना मत। मोबाइल से फोटो खींचते समय फसल पर आड़े न हो जाना। हर कोई लेना चाहता है जब किसान से उसकी जमीन, तो किसान और खेत के साथ सेल्फी लेने की कोशिश ना करना। फोटो खींचने की जगह खेत की आंखों में झांक कर देखो। फसल को चौपट करती हुई बारिश में किसान के संग खुद को गलाकर देखो। आड़ी फसलों पर चमकती बूंदें किसान के आंसू हैं। किसान मन को हल्का करने के लिए नहीं रोता। किसान मन को हल्का करने के लिए नहीं रोता, वो रोता है कि खेतों के लिए क्यों नहीं बनी अब तक कोई छतरी। पिता सीरीज के लिए कविता है, तो कौन सी? पिता। पिता, हाँ। ढाबा सीरीज की भी है वो। चोरी कविता का शीर्षक है चोरी। जब भी बहनें आती ससुराल से, वे 2-4 दिनों तक सोती रहती। जब भी बहनें आती ससुराल से, वे 2-4 दिनों तक सोती रहती। उलांघते हुए उनके कान में हम जोर की कूंक मारते। एक बार तो लंगड़ी भी खेली हमने उन पर, वे हमें मारने दौड़ी। हम भागकर पिता से चिपक गए, नींद से भरी वे फिर सो गईं वहीं पिता के पास। जब भी बहनें आती ससुराल से, वे 2-4 दिनों तक सोती रहती। उलांघते हुए उनके कान में हम जोर की कूंक मारते। एक बार तो लंगड़ी भी खेली हमने उन पर, वे हमें मारने दौड़ी। हम भागकर पिता से चिपक गए, नींद से भरी वे फिर सो गई वहीं पिता के पास। पिता के ना होने पर नहीं सोई एक भी भरी दोपहरी में, क्या उनकी नींद जाग गई पिता के सोते ही। सब घेर कर बैठी रही उसी जगह को जहाँ अक्सर बैठते थे पिता और लेटे थे अपने अंतिम दिनों में। पिता का तकिया जिस पर सब रखने को लेकर पूरे 13 दिन रुआंसे हुए हम सब कई बार। बांटते भी कैसे, 1, 2, 3 नहीं, हम तो पूरे 9 हैं। इसी बीच सबकी आंख बचाकर मैंने पिता की छड़ी पार कर दी। उन्होंने देख लिया शायद मुझे, मारे डर के वैसे ही लिपटी छड़ी से लिपटी थी जैसे पहली बार पिता की सुपारी चुराने पर पिता से। मैं पहले अपनी सुना दूं फिर। ये कविता का शीर्षक है एक चीज कम। एक चीज कम। पेंसिल एक उम्मीद और नाउम्मीद दोनों है। छिलते हुए उम्मीद जगाती है, टूटती हुई नोक तीर की तरह कलेजे में धंसती है। पेंसिल एक उम्मीद और नाउम्मीद दोनों है। छिलते हुए उम्मीद जगाती है, टूटती हुई नोक तीर की तरह कलेजे में धंसती है। तय गरीबी रेखा के आधार पर जीवन का ग्राफ खींचना बहुत मुश्किल है। हम गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं, रेखा से ऊपर पहुंचने का तो सवाल ही नहीं। हमारी नसेने की टांगें जो टूटी हुई हैं। हमारे पास मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और एक घर भी है, जिसे हम इतने हुनर से सुसज्जित करते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे का घर कहीं से ना लगे। हम वो हैं जो साड़ियों को पर्दा बनाने में अपनी पूरी कलाकारी झोंक देते हैं। इतना उधार है जीवन में कि उधार जैसा लगता ही नहीं। अब और क्या बताएं,
अब और क्या बताएं, ये समझिए हर दिन थाली से एक चीज कम होती जाती थी। अब और क्या बताएं, ये समझिए हर दिन थाली से एक चीज कम होती जाती है। कहते उसकी आवाज थरथराई नहीं, कांपी भी नहीं, बल्कि ऐसी हो गई जैसे गूंगे को हो बोलने की आजादी। और एक कविता है, मेरी सहेलियां। मेरी सारी पुरानी सहेलियां कहाँ होंगी इस समय, मेरी सारी पुरानी सहेलियां कहाँ होंगी इस समय जिनकी कोई याद, मेरी सारी पुरानी सहेलियां कहाँ होंगी इस समय जिनकी कोई बात याद करते हुए अचानक से हंस पड़ती हूँ आज भी। जिन्होंने कई बार रास्ता पार कराया, अपने हिस्से का खाना दिए, हिस्से की तुरपाई की, रुमाल काढ़ा, बहुत ज्यादा कबीट खाने से मना करती थी, भरी बारिश में अचानक से छाता हटा लेती थी, फिर ओलों की तरह सबकी हंसी चढ़, बहुत ज्यादा कबीट खाने से मना करती थी, भरी बारिश में अचानक से छाता हटा लेती थी, फिर ओलों की तरह सबकी हंसी सड़क पर चमकती गिरती थी। किसी एक को मिली सजा को सब में बांट लेती थी, रोने को चढ़ाकर भगाती थी, झुंड बनाकर बारिश को देखती थी, अचानक कोई किसी एक को धक्का देती थी, सब एक दूसरे पर झूमती पानी में तरबतर हो जाती थी। मेहंदी लगाती थी किसकी कितनी ज्यादा रची में जो सारा दिन गुजार देती थी, रविवार को गहरे काले घने लंबे बाल धोती थी और उन्हें सारा दिन छत पर सुखाती थी। बेर और लुब्धो खाती थी, सूखे में नाव चलाती थी, पतंग उड़ाती थी, मंजे से उंगली कट जाने पर सारा दिन सीसी करती थी, चपेटे खेलती थी, अष्टाचंगा खेलते कोई दांव नहीं खेलती थी। वाह, क्या बात सुंदर। 2 की जगह में 7 अट जाती थी, वे 7 सहेलियां कहाँ होंगी अब, क्या अब भी वे मस्ती में डोलती फिरती होंगी, क्या अब भी वे मस्ती में डोलती फिरती होंगी, क्या वे भी मुझे याद करके हंस पड़ती होंगी आज भी। ये कविता सुना रही हूँ मैं, आप लोगों को ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका रेफरेंस बता देती हूँ। एक डलिया होती है ना, और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मतलब वो खुशी में भी डलिया भेजी जाती है शादी के बाद, पहली रक्षाबंधन आया, पहली होली आई, दिवाली आई, और दुख में भी मतलब सुख में भेजी जाती है डलिया। बड़ी मतलब उसका बड़ा वो रहता है, मतलब बड़ा फेस्टिव जैसा रहता है कि लड़के की शादी हो गई, ससुराल में मायके से डलिया जा रही है। हाँ, तो कविता का शीर्षक है डलिया। जीजी को करैया जिया जी तब छोड़कर चले गए जब असल जीवन शुरू हुआ था। जीजी को करैया जिया जी तब छोड़कर चले गए जब असल जीवन शुरू हुआ था। स्वाद आया था कि नमक छूट गया, नदी बगल से बहती है लेकिन प्यास से कंठ सूखता ही नहीं, सीधी राय में तनिक भी तिरछापन नहीं। भरी आवाज में बोली जीजी, हमरी डलिया बनवा लो बिन्ना, अब नहीं निभ रही हमसे। ससुराल में जीजी की पहली होली पर बहुत बड़ी और रस से भरी डलिया गई थी, जिसमें मैदे की बड़ी बड़ी पूड़ियाँ, गूजा, पपड़ियाँ, चटपटे नमक से भरे सेव, नुक्ती, बर्फी और गुलाब जामुन थी। माँ और बुआ ने गीत गाते डलिया को रंग बिरंगी साड़ी से सजाया था, कुछ इस तरह कि डलिया को ढकते हुए कपड़े पर कोई सिलवट ना आए। कोई ताड़ नहीं सकता था कि उसके भीतर क्या है, लेकिन उसकी महक को बुआ और माँ छिपा ना पाई। ससुराल में डलिया के पहुंचते ही महक जीजी के गले से लग गई। बंद डलिया की एक एक चीज को ताड़ गई जीजी। वो उस गीत को गुनगुनाने लगी जिसे माँ और बुआ ने डलिया को बनाते और बांधते गाया। रस से भरी गुलाब जामुन खाते हुए जीजाजी जीजी को रस से भरी आंखों से निहारते, डलिया के पास से गुजरते जीजी को ठूंसा मारते। माँ बुआ की रस से रंग भरी डलिया ने जीवन में रंगों की बारिश कर दी थी। वो रंग बिरंगी डलिया जिसकी महक से जीजी लहकती थी, अब दुख से कहलाती है। वो रंग बिरंगी डलिया जिसकी महक से जीजी लहकती थी, अब दुख से कहलाती है। सुख में भेजी डलिया दुख में याद आती है। अब 2 मैं प्रेम कविताएं सुना रही हूँ, छोटी छोटी। कविता का शीर्षक है गहरे बादल। एक दिन बहुत तेज गहरे बादल घिर आए। एक दिन बहुत तेज गहरे बादल घिर आए। एक बादल रुक गया, उसे देख मुझे तुम्हारी बहुत तेज याद आई। वहां भी बादल घिर रहे हैं क्या?
एक दिन बहुत तेज गहरे बादल घिर आए, एक बादल रुक गया, उसे देख मुझे तुम्हारी बहुत तेज याद आई, वहां भी बादल घिर रहे हैं क्या? मैं अपने होने की यादों में भ्रमण करती हूँ, केले के पात से ढकती हूँ खुद को, तुम मुझे छीलोगे तो अनार के दानों की तरह खुद पर बिखरा पाओगे। मैं अपने होने की यादों में भ्रमण करती हूँ, केले के पात से ढकती हूँ खुद को, तुम मुझे छीलोगे तो अनार के दानों की तरह खुद पर बिखरा पाओगे। तुम्हें प्यार करती हूँ इतना कि सफेद कागज पर लिखी अर्जी बन जाना चाहती हूँ कि हमें प्यार करते हुए काम पर जाना है, कि लौटते हुए हमें फिर प्यार करना है, कि हमें काम करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार ना कर सकें। हम दूर, बहुत दूर हैं, हम प्यासे हैं, रुका ठहरा बादल अचानक से बरस पड़ा। ये कविता का शीर्षक है आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधे पन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से, कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। दो कविताएं और। समय और मुश्किल। ये मेरा समय है जिसमें दर्ज नहीं मेरा होना, मेरा रहना, मेरा कहना। ये मेरा समय है जिसमें दर्ज नहीं मेरा होना, मेरा रहना, मेरा कहना। मैं चुप हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं वैसा नहीं कहती जैसा तुम चाहते हो। चुप तो मुश्किल, कहो तो मुश्किल, जागो तो मुश्किल, सो तो मुश्किल। ये कैसा समय है जिसमें दूध की मुस्कान में भी खोजे जाते हैं अर्थ, जिसमें चुप को कहना और कहने को चुप समझा जाता है। इस लोकतंत्र में मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं पेड़ को पेड़ कहना चाहती हूँ, उसके हरे पल और नए पत्तों में खिल जाना चाहती हूँ। तुम उसके इतिहास में जाकर कहते हो ये हमारे मूल का नहीं, तुम पेड़ की मूल प्रजाति में विश्वास करते हो, मुझे पेड़ के संग हरियाने से रोकते हो। जिस दिन गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया पेड़ में, उस दिन से मेरा मन पेड़ के भीतर रहने लगा। गिलहरी कहीं भी, किसी भी जगह, गांव, देश, परदेश में बना सकती है किसी भी पेड़ पर अपना घर। एक गिलहरी दूसरी गिलहरी से कभी नहीं पूछती तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ, तुम हो कि नदी को घाट से पाट देना चाहते हो। वाल्मीकि घाट पर खड़े हो झांकते हो नदी में, तुमने नदी को नदी से पाट दिया। किसी एक को राष्ट्रीय बग्घी में सुशोभित करते हो, लेकिन हम सतरंगी सपनों के संग घोड़ी पर भी नहीं बैठ सकते। तुमने हमसे हमारे द्वीप छीने, सारा नमक ले लिया और सबसे ज्यादा खारेपन की उम्मीद हम ही से करते हो। देश का संविधान कहता है वोट देने का अधिकार है। तुम कहोगे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ जब नदी को नदी, पेड़ को पेड़ और अंधेरे को अंधेरा नहीं कह सकते, तो इस लोकतंत्र में किससे कहूँ अपने मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया रजा फाउंडेशन। ये देह भी क्या चीज है, बिगाड़ कर रख दी है इसने नागरिक होने के सारे अर्थ। आज यहाँ से बहुत सुंदर पंक्तियाँ लेके मैं जा रही हूँ। अच्छी कविताएं थोड़ी देर के लिए मुझे मेरा होना भुलवा देती हैं, और आप सब कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर समृद्ध शाम हमें देने के लिए। और कहते हैं कि कविता के लिए, अच्छी कविता के लिए तो एक श्रोता भी बहुत काफ़ी है। अगर एक सजग संवेदनशील श्रोता हो, और आज ये जो शाम है और ये जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का यह सभागार है, बहुत सुंदर सजग संवेदनशील श्रोताओं से भरा हुआ है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद इन सबको सुनने के लिए पूरी सजगता से।